नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, हम सभी प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज एपिसोड यहां पर 88 पर पहुंच चुके हैं। 5 टॉपिक आज भी लाए हैं, 5 प्रश्न के माध्यम से। एक प्रश्न अंत में आपके लिए रहता है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। तो चलिए आज के पहले टॉपिक, पहले प्रश्न के साथ क्या है, मरमरा सागर। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है, जैसे ही ये नाम चर्चा में आ गया इस पर ध्यान रखिएगा। मरमरा सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी बात, आपको क्या करना है, जैसे ही इस तरह की चीजें चर्चा में आए ना, आप सबसे पहले एटलस पलट के देख लीजिए। अब एटलस पलट के कहाँ का देखना है आपको बता देता हूँ। तुर्की के आसपास जाइए, तुर्की, ग्रीस, या फिर जैसे अगर सी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सी ऑफ मरमरा पे चले जाइए, या ब्लैक सी, बुल्गारिया, वो एरिया में आप चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। प्रश्न में चूंकि नहीं होता है, इसीलिए यहां पर हम नहीं डाले हैं, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में ही सोचना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन में आप ना रहें, दिमाग को पहले से ही तैयार रखें, है ना, सोचना पड़ेगा, वहां नहीं रहेगा आपके पास फोटोग्राफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर उसके आधार पर कहा गया है कौन सा कथन जो है वह सही है। क्या क्या कहा गया है, डर्डेनेल्स जल संधि द्वारा यह काला सागर से जुड़ता है। कौन, मरमरा सागर, देखते हैं अभी, है ना। डर्डेनेल्स जल संधि द्वारा यह ब्लैक सी से जाकर के जुड़ जाता है। ओके, फिर कहा गया है बोस्फोरस जल संधि द्वारा एजियन सागर से जुड़ता है। कौन, मरमरा सागर। तो हमारे पास दो यहां पर बातें की गई है, दो जल संधि की चर्चा किया गया है, और इस दोनों जल संधि के बेस पर यह कहा गया है कि मरमरा सागर काला सागर से जुड़ता है, एजियन सागर से जुड़ता है। पहले प्रश्न समझ गए ना आसानी से कि क्या चीजें हैं। अब यहां पर चलेंगे तो हम बात कर सकते हैं, ये तुर्की के आसपास जो मैंने कहा था, तुर्की के आसपास चलेंगे, और तुर्की में ही आपको जो इस्तांबुल है वहां पर जाएंगे तो आपको दिखेगा जो ये आपको बोस्फोरस जल संधि है वहां पर, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर आपको दिखेगा कि सी ऑफ मरमरा जो है बोस्फोरस जल संधि के द्वारा ब्लैक सी से जाकर के जुड़ जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहला चीज जो कहा गया है मरमरा सी को लेकर के कि डर्डेनेल्स जल संधि द्वारा यह काला सागर जुड़ता है, दरअसल ये फैक्ट जो है वह गलत है। मरमरा सागर जो है कि क्या ब्लैक सी से जुड़ता है, पहला प्रश्न ये है कि क्या ब्लैक सी से वो जुड़ता है डायरेक्ट। तो हाँ, देखिए वह जुड़ता है, लेकिन मरमरा सागर ब्लैक सी से जुड़ता है डर्डेनेल्स जल संधि द्वारा नहीं, बल्कि बोस्फोरस जल संधि के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया। ठीक, अब दूसरी बात यहां पर कि बोस्फोरस जल संधि द्वारा एजियन सागर से जुड़ता है क्या मरमरा सागर। देखिए जो यहां पर चर्चा की गई है कि बोस्फोरस जल संधि द्वारा एजियन सागर से, यह भी आपको गलत हो जाएगा। क्यों, समझिए, क्योंकि यहां जो मरमरा सागर है वह आगे चल करके बोस्फोरस जल संधि नहीं, क्योंकि बोस्फोरस जल संधि से तो ये जाकर के जुड़ जाएगा ब्लैक सी से। यहां पर जो है डर्डेनेल्स जल संधि के द्वारा ये एजियन सी से जाकर जुड़ता है, यानी कि एक तरह से जो है उल्टा हो गया है। तो इसीलिए दोनों ही फैक्ट यहां पर गलत हो जाएगा। आप फिर से कह रहा हूं, एटलस निकाल के बैठिए या मैप पर देखिए, आप 1 मिनट में आसानी से इसको समझ जाएंगे। कुल मिलाकर के ऐसे समझिए, अगर मैं आपको तस्वीर के माध्यम से बताऊं तो आपको ऐसे समझना है कि नीचे हमने एक सी बना दिया, ठीक है, यह हमने कहा कि यह एजियन सी होने वाला है, और एजियन सी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक जल संधि आ रहा है, और उस जल संधि का नाम जो है यहां डर्डेनेल्स जल संधि है। ठीक है, यहां इससे डोनेट कर दिया। अब यहां जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो आपको यहां पर दिख रहा है मरमरा सी, तो यहां पर मरमरा सी है। तो यानी कि ये दोनों कैसे जुड़ा, मरमरा सी और एजियन सी जो है यहां पर डर्डेनेल्स जल संधि के द्वारा जुड़ा। मामला समझ में आ गया। अब यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम जो है सी ऑफ मरमरा में है, सी ऑफ मरमरा के बाद एक जल संधि फिर से यहां पर है, और वो जो है बोस्फोरस जल संधि है, और बोस्फोरस जल संधि के द्वारा यहां पर ये जो है वह ब्लैक सी से जाकर के जुड़ गया, ये वाला एरिया। तो यहां पर देखेंगे तो 3 ये सी जो आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये जो है एजियन सी आपको दिख रहा है, ये जो है मरमरा सी दिख रहा है, और यहां पर ब्लैक सी दिख रहा है, और 2 जल संधि बीच में आपको दिख रहा है। अब देखिए, अब आपको चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो अगर यहां ऐसे भी अगर आप अपने लिए सिनॉप्सिस बना लेते हैं तो एग्जाम के समय आपके लिए ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगा। अब देखेंगे तो दोनों ही फैक्ट इसके आधार पर गलत हो गया।
तो यहां पर पूछा गया था कौन सा कथन सही है, हम कहेंगे डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही नहीं सही है। हमने यहां पर देख लिया है चीजों को, आप फिर से कह रहा हूं एक बार एटलीस्ट जरूर देखिए। चलिए, मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दीजिए इसको। चर्चा में रहा है, और क्यों चर्चा में रहा है देखिए, यहां कहा गया सही है कौन सा कथन, यह भारत में स्थित एक नव पाषाणिक स्थल है। भारत को लेकर के चलिए देखते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ववर्ती माना जाता है और यहां कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इतनी बातें कही गई है। तो सबसे पहले मेहरगढ़ की चर्चा करते हैं। क्या मेहरगढ़ भारत में है? जवाब है नहीं, मेरठगढ़ भारत में नहीं, बल्कि मेरठगढ़ आज के पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहां पर है जहां पर ट्रेन जो है जफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गया था। समझ में आ रहा है? तो इस जगह पर यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण नव पाषाणिक स्थल है यह। तो पहला फैक्ट तो आपका गलत हो गया, भारत दे दिया था। तो अब इसे क्या इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ववर्ती माना जाता है? देखिए, मेहरगढ़ में बस्ती के शुरुआती चरण लगभग 7000 ईसा पूर्व से कहा गया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास से पहले के हैं। यहां पर कृषि और प्रारंभिक जीवन शैली के महत्वपूर्ण चरण भी देखने को मिले हैं, उसके प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, जो कहा गया कि बाद में जाकर के ये सभ्यता का आधार बना है। तो जाहिर सी बात है सिंधु घाटी का फिर पूर्ववर्ती तो इसे माना जाएगा, तो ये सही हुआ। दूसरी बात, कपास की खेती को लेकर के कहा है कि प्राचीनतम साक्ष्य क्या यहां से है? मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग मैं बताऊं तो वह 5000 ईसा पूर्व के पाए गए हैं, जो कि इस क्षेत्र के कपास के प्रारंभिक उपयोग को भी दर्शाता है। तो यह भी सही हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये दोनों जो हो गया वह सही हो गया। तो कौन सा कथन यहां पर सही होगा? दूसरा और तीसरा। देखिए किधर है ये भाई साहब, ये बी में है, दूसरा और तीसरा बी विकल्प में सही है। इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है ये टॉपिक, ध्यान रखना है। और बलूचिस्तान चर्चा में रहा है, तो हो सकता है यूपीएससी बलूचिस्तान वो एक्सप्रेस का हाईजैक ना पूछ के इधर से प्रश्न पूछ ले, है ना? तो ये ध्यान रखना है। वन हेल्थ दृष्टिकोण किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? पहला ही ए विकल्प जाइए, मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के समेकित प्रबंधन की व्यवस्था जो है वह किया गया है। इसके लिए इसका उद्देश्य रखा गया है कि तीनों के बीच संबंधों को समझना है, इन्हें एक समग्र रूप से प्रबंधित करना है, ताकि स्वास्थ्य जोखिमों को प्रभावी रूप से क्या किया जा सके? कम किया जा सके। ठीक है, तो ए विकल्प के साथ जाइएगा। चौथा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार डाल लीजिए। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बातें की गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ग्रुप्स हैं उसकी बात किया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने मानदंडों के आधार पर किसी जनजाति को, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसको पीवीटीजी अगर घोषित करना है तो क्या क्या मानदंड होने चाहिए? कि एक तो वो जनजाति है ही, लेकिन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, यानी कि वह पीवीटीजी है, तो क्या मानदंड चाहिए? इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखना होगा। पहला, जनसंख्या की बेहद कमी होनी चाहिए, या उसका जो जनसंख्या दर है वो घटता हुआ होना चाहिए। परंपरागत या ऐसे कह सकते हैं कि आदिम जीवन शैली होनी चाहिए। खेती के जो तरीके हैं बिल्कुल आदिम होना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर ये सब चीज आदिम ही है तो कहां से बेचारे को तकनीकी शिक्षा मिलेगा, और शैक्षणिक और आर्थिक तकनीकी चीजों में तो पिछड़ापन रहेगा ही। तो ये 4 आधार होना चाहिए, और इन सभी आधार पर कोई भी जनजाति खरे पाए जाते हैं तो उन्हें पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह घोषित कर दिया जाता है। क्लियर? अब यहां पर देखिए क्या क्या कहा गया। जनसंख्या की बेहद कमी दर या घटती जनसंख्या, सही है, ये है। परंपरागत आदिम जीवन शैली ठीक था, कृषि के आदिम तरीके ठीक था, शैक्षणिक और तकनीकी ठीक था, यानी कि ये चारों आधार सही है। तो डी, सभी 4 सही पूछा था ना, कितने मानदंड के आधार पर किसी जनजाति को पीवीटीजी घोषित किया जाता है। ठीक है, तो सभी 4 यानी कि डी के साथ जाएंगे। क्लियर हो गया ना? इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलें। हाल ही में डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट की खोज कहां की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। ठीक है, 3 स्टार, मन करे तो 4 भी डाल लीजिए आप, है ना? कहां की गई, लोकेशन पूछा गया है, लेकिन इससे संबंधित और भी कुछ चीजें तो पूछा जा ही सकता है। तो इसके लिए हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास चलेंगे, है ना? वैज्ञानिकों ने डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट की खोज जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में की है। यह खोज कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच, ग्रीनलैंड समझ में आ रहा है? ऊपर एकदम जो एटलस पलटिए, वर्ल्ड मैप
और ऊपर देखिए एकदम ग्रीनलैंड, जहां पर ट्रंप जो है अपनी दवा ठोक रहे हैं कि ये जगह को हम ले लेंगे। डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, ये खनिज संपदा से संपन्न है। अमेरिका पहले से ही यहां पर आर्मी बेस बना करके रखा है, समझिए। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच जो है डेविस स्ट्रेट जो है, वहां पर वैज्ञानिक अध्ययन किए, उसके आधार पर ही है। और यह माना जाता है कि एक समय में प्राचीन भूभाग लाखों साल पहले एक बड़े महाद्वीप से अलग हो गया था। तो जवाब क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। मैप पर दिमाग जा रहा है ना, मैप हमेशा दिमाग में रहना चाहिए ऐसे प्रश्नों पर। 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, यह जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? किसके पास इतनी शक्ति है? यह कहा गया है। क्या वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, संसदीय कार्य मंत्री है, महान्यायवादी है, या फिर राष्ट्रपति हैं? इस 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी सही लगता हो, क्या करना है पता है ना, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना है। तो कुल मिलाकर के मैं देखते रहता हूं, आप में से ज्यादातर लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। प्रीलिम्स के लिए अब कम समय है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए, काम बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।